नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम आज इस भाग में जिस विषय पर अध्ययन करेंगे, जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह विषय है जातक का भाग्य। इस संसार में जो भी जातक जन्म लेता है वह जातक अपना भाग्य निर्धारण स्वयं करता है। अर्थात इस संसार में जो भी जातक जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार ही अपने भाग्य का निर्धारण करता है। अर्थात वह व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके द्वारा किए हुए कर्म ही इस जन्म में उसका भाग्य बनते हैं। तो यहाँ पर जब भी भाग्य की चर्चा हम करते हैं तो जातक के पूर्व में किए हुए कर्मों के आधार पर ही जातक का भाग्य निर्धारित होता है। यहाँ पर कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो कि जातक का भाग्य निर्धारण करती है। यहाँ पर जातक के स्वयं किए हुए कर्म ही उसका भाग्य निर्धारण करते हैं। और जब भी हम भाग्य के विषय में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर उसका मुख्य आधार, भाग्य का मुख्य आधार कर्म सिद्धांत है। जातक द्वारा किए हुए कर्म ही जातक का भाग्य निर्धारण करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम जब भी भाग्य के विषय में चर्चा करते हैं तो वहां पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति भाग्यशाली है और यह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य निर्धारित है, उसके कर्मों के आधार पर वह भाग्य निर्धारित है। यहाँ पर एक ठेला चलाने वाला जो व्यक्ति है उसका भी भाग्य है और एक लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। दोनों भाग्यशाली है, दोनों का अपना भाग्य है, दोनों का अपना भाग्य उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों पर आधारित है। यहाँ पर जो व्यक्ति ठेला चला रहा है वह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है, इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं। उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास हो सकता है अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके पास हो सकता है अच्छा दाम्पत्य जीवन हो सकता है उसके पास संतान सुख हो। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति लग्जरी लाइफ जी रहा है, जिसके पास मकान है, वाहन है, अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन हो सकता है उसके पास अच्छा स्वास्थ्य ना हो अथवा हो सकता है उसके पास अच्छा दाम्पत्य सुख ना हो। तो यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति भाग्यशाली है अथवा कौन व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य बना होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है और वह भाग्य निर्धारण उस व्यक्ति के स्वयं के किए हुए कर्म पर आधारित होता है। तो साथियों, जब भी हम भाग्य की बात करते हैं तो किसी के पास अच्छा धन है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन धन नहीं है, किसी के पास दाम्पत्य सुख तो है लेकिन अच्छा प्रोफेशन नहीं है, स्टेटस नहीं है, किसी के पास संतान सुख है, अच्छा दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य सुख है लेकिन धन नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास सब कुछ होना यह निश्चित नहीं है। किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी विषय की जातक के पास हमेशा कमी रहती है। तो यहाँ पर हम यह निर्धारण करने के लिए जातक को भाग्य क्या दे रहा है, जातक का भाग्य जातक को क्या देगा, अथवा वह किस क्षेत्र से संबंधित अगर कार्य करे, किस क्षेत्र से संबंधित जुड़कर रहे अथवा किन विषयों से संबंधित जुड़कर रहे जिससे कि जातक का भाग्योदय होगा। तो जब भी हम इस विषय पर विचार करते हैं, जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति के भाग्य के विषय में विचार करते हैं तो जन्म कुंडली में 9वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। जातक का 9वां भाव जन्म कुंडली में भाग्य को दर्शाता है। उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर जो भाग्य निर्धारित हुआ है उसको प्रदर्शित 9वां भाव करता है। तो आज हम इस भाग में 9वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में किस स्थान पर स्थित होकर के किस तरह का फल दे रहा है उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, 9वां भाव भाग्य का माना जाता है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का माना जाता है। 9वें भाव से हम गुरु का विचार करते हैं, 9वां भाव प्रकाशन का है, 9वां भाव संस्कारों का है, हमारी परंपराओं का है, 9वां भाव तीर्थ यात्रा का है, लंबी दूरी की यात्राओं का माना जाता है। 9वें भाव से हम गुरु और गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेशों का विचार करते हैं। 9वां भाव समृद्धि का माना जाता है, 9वां भाव विकास का माना जाता है। जातक के जीवन में किस तरह की समृद्धि रहेगी, जातक किस तरह से विकास करेगा, अपने जीवन में जातक का विकास कैसे होगा, उसका विचार हम 9वें भाव से करते हैं। यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी ग्रह
लग्न में अगर स्थित हो तो इस तरह के जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जब भी इस तरह का योग बनता है, नवमेष लग्न में स्थित होकर के जातक को भाग्यशाली बनाता है। इस तरह के जातक का अगर गुरु है तो वह अपने गुरु से प्रभावित रहता है। इस तरह के जातक अपने पिता से प्रभावित रहते हैं। इस तरह का जातक आदर्शवादी होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, धार्मिक होता है। जब भी नवमेष लग्न में स्थित होकर के बैठेंगे तो इस तरह के जातकों को अपने व्यक्तित्व पर कार्य करना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति जितना अपने व्यक्तित्व पर कार्य करेगा, उसको सुधारने पर कार्य करेगा, उतना ही जातक के जीवन में विकास होगा। तो यहाँ पर जब भी नवमेष लग्न में स्थित होगा तो जातक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व से जातक को लाभ प्राप्त होंगे, जातक का भाग्य साथ देगा। इसी तरह से जब भी लग्न भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठे, इस तरह के जातक जिनका नवमेष द्वितीय भाव में स्थित हो, इस तरह के जातक जो होते हैं वह बहुत ही धनवान होते हैं, क्योंकि इस तरह के जातकों का धन उनका भाग्य लेकर के उनके पास आता है। तो यहाँ पर जब भी नवम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठेगा तो दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव परिवार का है, दूसरा भाव वाणी का है। इस तरह के जातक के पास धन उसका भाग्य लेकर के आता है। इस तरह के जातक धनवान होते हैं। इस तरह के जातक संसाधनों का प्रयोग करने वाले होते हैं और इस तरह के जातक जितना अत्यधिक अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे उतने ही समृद्ध होते चले जाएंगे, उतना ही उनके जीवन में विकास होगा, क्योंकि दूसरा भाव संसाधनों का है। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव परिवार का माना जाता है। तो इस तरह के जातक का परिवार आदर्शवादी होता है, धार्मिक होता है, धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है। इस तरह के जातक की जो परवरिश होती है वह बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि दूसरा भाव परवरिश का भी माना जाता है। इस तरह के जातक की वाणी अत्यंत सहज होती है, अत्यंत सरल होती है। तो जब भी नवम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे घर में बैठेगा तो जातक को उसका भाग्य साथ देगा जब जातक अपने परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी नवमेष दूसरे भाव में बैठेगा। इसी तरह से नवम भाव का स्वामी ग्रह अगर तीसरे घर में बैठे, तीसरा घर छोटी छोटी यात्राओं का है, तीसरा घर भाई बहनों का है, तो यहाँ पर जातक के भाई बहन आदर्शवादी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। इस तरह के जातक की छोटी छोटी यात्राएं धर्म क्षेत्र से संबंधित, तीर्थ क्षेत्र से संबंधित रह सकती है। यहाँ पर तीसरा भाव पराक्रम का है, तीसरा भाव एफर्ट का है, तीसरा भाव प्रयासों का है। यहाँ पर अगर जातक को अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करनी है, विकास प्राप्त करना है, तो जातक को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, तभी जातक का भाग्य साथ देगा। तो इस तरह के जातक जो अपने प्रयास में लगे रहेंगे, जितना ज्यादा जातक यहाँ पर प्रयास करेगा अपने जीवन में, जितना ज्यादा प्रयास करेगा उतना ही जातक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, उतना ही जातक समृद्ध होता चला जाएगा, उतना ही जातक अपने जीवन में विकास को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जब भी नवमेष तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी नवमेष तीसरे घर में बैठेगा तो जातक को अपने जीवन में कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। वह निरंतर प्रयास करता रहे, जिससे कि वह समृद्ध होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी नवमेष तीसरे घर में बैठेगा। इसी तरह से नवमेष जब चौथे घर में बैठे तो यहाँ पर चौथा घर माता का है, चौथा घर सुख का है, वाहन का है, घर का है, अपनी मातृभूमि का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब भी नवमेष चौथे भाव में बैठेगा तो इस तरह के जातक की जो माता होती है वो बहुत ही धार्मिक होती है। इस तरह की माता जातक के लिए एक दिव्य शक्ति सिद्ध हो सकती है। तो इस तरह के जातकों को क्या करना चाहिए? वह हमेशा ही अपने जीवन में अपनी माता को सम्मान दे। अपनी माता से ली हुई राय जातक के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो जब भी नवमेष चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को हमेशा ही अपनी माता का कहा हुआ सुनना चाहिए, अपनी माता का हमेशा आदर करना चाहिए और माता की दी हुई हमेशा राय लेनी चाहिए। चौथा भाव कंफर्ट का है, सुख का है, तो जातक को भाग्य स्वयं ही सुख देगा। चौथा भाव घर का है, चौथा भाव अपनी मातृभूमि का है,
तो यहाँ पर जितना ज्यादा जातक अपने घर में रहेगा, अपने घर से जुड़ा रहेगा, तो जातक का वहां पर भाग्य साथ देगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी नवमेश चौथे भाव में स्थित होगा। इसी तरह से नवमेश जब भी पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव में स्थित होकर के नवमेश जातक को सृजनात्मक बनाता है। यहां पर जातक जितना अत्यधिक अपनी सृजनात्मकता का, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करेगा, उतना ही अत्यधिक जातक का भाग्योदय होगा, उतना ही अत्यधिक भाग्य जातक का उसका साथ देगा। पंचम भाव खेल का है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव सिनेमा का है, एक्टिंग का है। तो इन कार्य क्षेत्र से अगर जातक जुड़ा रहता है, इन विषयों से संबंधित अगर जातक अपने जीवन में कार्य करता है, तो जातक का भाग्योदय होगा, वहां पर जातक का हमेशा ही भाग्य साथ देगा। यहां पर पंचम भाव बुद्धि का है, तो जितना ज्यादा जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, उतना ज्यादा जातक का भाग्य उसका साथ देगा। तो इस तरह से हमने देखना है, नवमेश जब भी पंचम भाव में स्थित हो तो जातक हमेशा ही सृजनात्मकता में लगा रहे, जातक हमेशा ही क्रिएटिविटी में लगा रहे, जातक जितना अपना बुद्धि का प्रयोग जातक यहां पर करेगा, उतना ही जातक का भाग्य उसे साथ देगा। तो इस तरह से हमने यहां पर विचार करना है। इसके अतिरिक्त जब भी नवमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठे, साथियों छठा भाव शत्रुओं का है, छठा भाव प्रतिस्पर्धियों का है, छठा भाव रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, छठा भाव सेवकों का है, नौकरों का है। तो यहां पर जब भी नवमेश छठे भाव में स्थित होगा, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का है, प्रतिस्पर्धियों का है, तो जब भी जातक अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, तो जातक के जो शत्रु होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, वह कहीं ना कहीं जातक को निंदा करने में सामने आएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं जब भी जातक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जब भी जातक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, जब भी जातक समृद्धि को पाता है, तो कहीं ना कहीं जातक के शत्रु उसके सामने आते हैं। यहां पर हम मान सकते हैं, अगर जातक के प्रतिस्पर्धी अगर उसकी निंदा कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धी अगर उसको चुनौतियां दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं जातक के लिए अच्छा है। जातक यहां पर माना जा सकता है कि जातक जो है, कोई व्यक्ति जो है, वह अपनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जब भी नवमेश छठे भाव में स्थित होगा, तो जातक को प्रतिस्पर्धी मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, लेकिन जातक को वहां पर रुकना नहीं चाहिए, जातक को निरंतर आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि छठा भाव कर्मचारियों का है, सेवकों का है। तो अगर कोई अधिकारी है, तो वह हमेशा ही अपने सेवकों से, अपने कर्मचारियों से जुड़ा रहे, वहां पर जातक का भाग्योदय होगा, हमेशा भाग्य साथ देगा। इसी तरह से अगर नवमेश सातवें घर में बैठे, सातवां घर विवाह का है, सातवां घर पार्टनर का है, सातवां घर ओपन एनिमी का है माना जाता है, सातवां घर जो है वह अगर जातक व्यापार कर रहा है तो उसके कस्टमर्स का माना जाता है। तो यहां पर सप्तम भाव अगर पत्नी के रूप में देखा जाए, दाम्पत्य जीवन के रूप में देखा जाए, तो जब भी नवमेश सप्तम भाव में स्थित होगा, तो यहां पर जातक की पत्नी धार्मिक होगी, आदर्शवादी होगी, संस्कारी होगी। इस तरह के जातक की पत्नी जातक के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। इस तरह के जातक की पत्नी की दी हुई राय अगर जातक स्वीकार करता है, तो वह उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। तो यहां पर हमने यह देखना है, नवमेश सप्तम भाव में अगर किसी व्यक्ति के स्थित है, तो इस तरह के जातक अपनी पत्नी के साथ अच्छा स्वभाव रखे, अच्छा व्यवहार रखे, तो जातक का भाग्य निश्चित रूप से होगा, हमेशा जातक का भाग्य उसके जीवन में साथ देगा। इसी तरह से जब भी नवमेश अष्टम भाव में स्थित होगा, अष्टम भाव पीड़ा का है, तनाव का है, समस्याओं का है, परेशानियों का है, दुर्घटनाओं का है, दुर्भाग्य का है। आठवां भाव शोध का है, आठवां भाव गुप्त धन का है। तो यहां पर इस तरह के जातक दिखाई देते हैं जिनका नवमेश अष्टम में स्थित है, जो कि हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, अथवा जो कि हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं, लेकिन अंत समय में हमेशा भाग्य उनका साथ देता है। तो जब भी नवमेश अष्टम भाव में स्थित होगा, इस तरह के जातक जब भी विपदा में पड़ेंगे, तो जातक का भाग्य हमेशा उनका साथ देगा। यह एक उनके लिए
दैवीय शक्ति वरदान के रूप में सिद्ध होती है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब नवमेश अष्टम भाव में स्थित होगा। इसी तरह से नवमेश नवम भाव में स्थित हो, साथियों यह स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी तो है, लेकिन जातक को आलसी बना देती है, जातक को कर्म से रहित कर देती है। तो जब भी नवमेश नवम भाव में स्थित होगा तो इस तरह के जातक को सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। इस तरह के जातक को बिना प्रयास से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का जातक हम देखते हैं जिसको बना बनाया अथवा बिना प्रयास के अगर कुछ मिल रहा है जीवन में, तो वह कहीं ना कहीं प्रयास करना छोड़ देता है, आलस्य से युक्त जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह का जातक ना हो जो कि अपने प्रयासों को छोड़ दे, अपने एफर्ट्स को छोड़ दे, वह निरंतर प्रयास में लगा रहे। अगर उसे कुछ बना बनाया मिल रहा है, बिना किसी परिश्रम से मिल रहा है, वह एक स्थान पर रखे, लेकिन उसका प्रयास, उसका कर्म हमेशा निरंतर चला रहे, जिससे कि उसका भाग्य उसका साथ दे। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी नवमेश नवम भाव में स्थित होगा। इसी तरह से नवमेश जब 10वें घर में स्थित हो, साथियों 10वां घर प्रोफेशन का है, आजीविका का है, स्टेटस का है, बॉस का है, अधिकारी का है। तो जब भी नवमेश दशम भाव में स्थित होगा तो इस तरह के जातकों को हमेशा अपने अधिकारी अथवा अपने बॉस के साथ बना करके रखनी चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के जातक जितना अत्यधिक अपने अधिकारी को सम्मान देंगे, उतना अत्यधिक जातक का भाग्योदय होगा, जातक का भाग्य साथ देगा। इस तरह के जातक जितने अत्यधिक प्रशासनिक सेवाओं में जुड़े रहेंगे, सरकारी सेवाओं में जुड़े रहेंगे, उतना अत्यधिक जातक का भाग्य उनका साथ देगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी नवमेश दशम भाव में स्थित होगा। इसी तरह से अगर नवम भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित हो, 11वां भाव सामाजिक समुदायों का है, 11वां भाव मित्र का है, 11वां भाव ऐसी समितियों का है जो सहकारी समितियां होती है, क्लब्स इत्यादि का 11वां भाव माना जाता है। तो जब भी जातक अपने सामाजिक लोगों के साथ जुड़ेगा, अपने मित्रों के साथ जुड़ेगा, तो जातक का वहां पर भाग्योदय होगा, जातक का वहां पर भाग्य साथ देगा। यहां पर इस तरह का कोई मित्र जातक को ऐसी राय दे करके जाएगा जो कि उसका जीवन बदल देगी, जो कि उसका भाग्योदय कर देगी। तो इस तरह के जातक अगर अपने सामाजिक समुदाय के साथ अच्छे संबंध बना करके रखता है, अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, तो जातक का भाग्योदय होगा, जातक का भाग्य उसका साथ देगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी नवमेश 11वें भाव में स्थित हो। इसी तरह से जब भी नवमेश 12वें घर में स्थित हो, साथियों 12वां भाव निवेश का है, 12वां भाव विदेश का है। तो इस तरह के जातकों को हमेशा जब भी वे निवेश करते हैं तो हमेशा भाग्य साथ देगा। इस तरह के जातक जितना अत्यधिक धन अपना निवेश में लगाएंगे, उतना अत्यधिक जातक का भाग्य साथ देगा। यहां पर देखा जा सकता है नवमेश 12वें घर में अगर स्थित है तो इस तरह के जातक के जो गुरु है, क्योंकि नवां भाव गुरु का माना जाता है, तो वे विदेश से संबंध रख सकते हैं या विदेश से हो सकते हैं। तो यहां पर अगर जातक स्वयं भी विदेश में रह करके कार्य करे तो जातक का निश्चय से ही भाग्य साथ देगा, जातक का भाग्योदय ही विदेश में रह करके होगा। अथवा इसके अतिरिक्त जितना ज्यादा व्यक्ति ध्यान, योग इत्यादि करेगा, उतना अत्यधिक जातक का भाग्य साथ देगा। तो इस तरह से हमने विचार किया किस तरह से नवमेश 12 भाव में स्थित होकर के जातक का भाग्य निर्धारण करता है। तो यहां पर यह कथन सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के द्वारा अपना भाग्य निर्धारित करते हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास दाम्पत्य सुख है, किसी के पास संतान सुख है, किसी के पास स्वास्थ्य सुख है, किसी के पास सुख का सुख है, किसी के पास आजीविका का सुख है, किसी के पास अपने स्टेटस का सुख है, किसी के पास अपने मित्रों का सुख है। तो यहां पर प्रत्येक विषय वस्तु जातक को प्राप्त नहीं हो सकती। भाग्य वही देगा जो उन्होंने निर्धारित किया है, अपने कर्मों के द्वारा जो निर्धारित किया है। तो यहां पर नवमेश की स्थिति 12 भाव में जहां पर भी रहेगी, उस भाव से संबंधित जातक का भाग्योदय होगा, उस भाव से संबंधित विषय वस्तु जातक का भाग्य में साथ देगी, उस भाव से संबंधित
अगर व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो जातक का भाग्य साथ देगा। तो साथियों, इस तरह से हमने नवम भाव के विषय में जाना, नवम भाव के स्वामी की स्थिति 12 भाव में किस तरह के जातक को फल देती है उस विषय में जाना। तो अगले भाग में हम 10वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में स्थित होकर के किस तरह के फल जातक को देता है उस विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।